सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक और सीरीज जिसका नाम है पोषण एवं आहार। इसका फर्स्ट पार्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक और पार्ट है जिसका हम कल वीडियो लेकर आएंगे। इसमें हम पूरा जो चैप्टर है वो क्वेश्चन वाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ बनिए। अगर आप हमारे साथ नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर आहार एवं पोषण। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोसैकेराइड का सामान्य फॉर्मूला क्या है? मतलब फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या है? तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, मोनोसैकेराइड क्या होती है? एक शर्करा होती है। क्या होती है? एक शर्करा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम तीन प्रकार के पढ़ते हैं। एक तो मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, और एक होता है हमारा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। ये तीन प्रकार के हमारे कार्बोहाइड्रेट है। और ये क्या होती है? मोनोसैकेराइड जो होती है वो शर्करा होती है। और इसके अगर मैं उदाहरण देखूं, अगर इसके एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल हमारा ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ये हमारे क्या है? शर्करा के उदाहरण है, मोनोसैकेराइड के उदाहरण है। ठीक है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो इसका निर्माण किससे होता है? C6H12O6 से। इसका क्या है? ये रासायनिक फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं, यहाँ कार्बन के कितने अणु हैं? 6, और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। अगर मैं इनका अनुपातिक रूप निकालूं तो 1:2:1 आएगा। ठीक है। कितना आएगा? 1:2:1। जहां मतलब कार्बन के 1 अणु है वहां हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या? देखना, CnH2n और ON। ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कितने होंगे? 2। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6। ठीक है। ये चीज समझना। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मोनोसैकेराइड का सामान्य फॉर्मूला क्या है? क्या ये है? CnH2nOn। सर ये तो हमको नजर आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं CH2ON। अगर मैं इससे गुणा करूं तो CnH2n और ON, यह भी ये नजर आ रहा है। और यहां अगर बात करूं CnH2nOn, ये नजर आ रहा, मतलब उपरोक्त सभी यहां आंसर, ऑल ऑफ दीज आंसर सही होगा। ठीक है। आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। अभी मैंने बताया था लैक्टोज, ग्लैक्टोज और माल्टोज, ये क्या होती है? सुक्रोज, ये क्या होती है? डाइसैकेराइड होती है। और डाइसैकेराइड हम किसे कहते हैं? जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलती हैं तो डाइसैकेराइड का निर्माण करती है। और जब बहुत सारी मोनोसैकेराइड बन के एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मैंने 3 टाइप में बताया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पोलोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का बताया सिर्फ एक शर्करा होती है उसके अंदर। डाइसैकेराइड की बात करूं तो 2 मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और पॉलीसैकेराइड की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। यहां हमसे क्वेश्चन पूछा है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। अब लैक्टोज सबसे पहले तो हम किसे कहते हैं? दुग्ध शर्करा को। दुग्ध शर्करा को हम क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब 2 मोनोसैकेराइड बनके डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं तो वहां एक बंध का निर्माण होता है, एक बॉन्ड बनता है। मतलब 2 मोनोसैकेराइड जब जुड़ते हैं तो बॉन्ड का निर्माण होता है। और उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। मतलब 2 मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करेंगे। कौन सा बंध है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब मैं यहाँ कुछ डाइसैकेराइड की एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक डाइसैकेराइड है हमारा
सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज है। अब सुक्रोज दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। अब कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है ग्लूकोज से, एक तो होता है ग्लूकोज से, और एक होता है हमारा फ्रक्टोज से, एक होता है हमारा फ्रक्टोज से। तो मतलब फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं, मतलब शर्करा, शक्कर जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। फिर मैं बात करता हूं माल्टोज की। ये सब क्या किसके उदाहरण है? डाइसेक्राइड के उदाहरण है। माल्टोज में किस किस का बनता है? एक तो ग्लूकोज, देखो एक तो होती है ग्लूकोज, एक होती है दूसरी भी, मतलब क्या होती है? ग्लूकोज ही होती है। मतलब दो ग्लूकोज मिलकर क्या किसका निर्माण करेंगे? माल्टोज का निर्माण कर देंगे। दो मोनोसेक्राइड मिलकर डाइसेक्राइड का निर्माण कर रहे हैं। तीसरी मैं बात करूं लैक्टोज की, तीसरी मैं बात करूं लैक्टोज की। लैक्टोज में क्या होता है? एक तो होता है ग्लूकोज और एक होता है ग्लैक्टोज। एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लैक्टोज। हमारे क्वेश्चन क्या पूछा है? लैक्टोज डाइसेक्राइड किससे बनता है? क्या ग्लूकोज से? ग्लूकोज से तो क्या बन रहा है? सिर्फ माल्टोज बन रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बन रहा है? सुक्रोज का निर्माण हो रहा है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से किसका निर्माण हो रहा है? लैक्टोज का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना सी ऑप्शन राइट आंसर है। याद करने के लिए लैक्टोज, लैक्टोज से लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज तो तीनों के साथ में है, लैक्टोज लैक्टोज का निर्माण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा आवश्यक बसीय अम्ल। देखो बसीय अम्ल के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। वसा जो होती है हमारी, फैट जो होती है, फैट जो होती है, इसका निर्माण वसीय अम्लों से होता है। किससे होता है? फैटी एसिड से होता है। ठीक है, बसीय अम्ल से वसा का निर्माण होता है। और बसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आवश्यक होते हैं, एक तो आवश्यक और एक अनावश्यक। ठीक है, दो प्रकार के क्या होते हैं? बसीय अम्ल होते हैं। सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आवश्यक क्या होती है? जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो? नौकरी लगने के लिए। उसकी क्या है? आवश्यकता है हमको। ठीक है, तो बाहर से कोई चीज ले रहे हैं हम, हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज उपस्थित नहीं है, तो हमको उस चीज की क्या है? आवश्यकता है। अब अनावश्यक, जैसे आप नौकरी लग गई, जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद ये सोचते हो कि दूसरी जॉब और लग जाए, उसकी जब मन में ये आता है लग जाएंगे तो ठीक, बाकी ये तो है ही, अपने दिमाग में यही आता है दूसरी जॉब लग जाएंगे तो ठीक है, बाकी ये तो है, ये तो कहीं जा ही नहीं रही। तो ऐसे ही अनावश्यक क्या है? हमारे फैटी एसिड जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, उनको हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। अब आवश्यक में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं? एक तो है लिनोलिक एसिड। मैं तीन का नाम लेता हूं, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो है लिनोलिक अम्ल। ठीक है, एक तो है लिनोलिक अम्ल और एक है हमारा लिनोलिनिक अम्ल। लिनोलिनिक अम्ल, केवल निक का अंतर है। ठीक है, और एक क्या है तीसरा? अगर मैं बात करूं तो तीसरा है एरेक्डोनिक। ये तीनों क्या है? ये तीनों है हमारे एसेंशियल फैटी एसिड। क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं और दूसरी एक बात बताता हूं, जो हमारे एसेंशियल जो फैटी एसिड है ये हमारे पादपों से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? ये तीनों पादपों से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? ये पादपों से मिलते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, तो जंतुओं में संश्लेषित नहीं होते हैं, ये तो आंसर गलत हो जाएगा। नहीं होते जंतुओं में तो आवश्यक, अनावश्यक होते हैं हमारे अंदर। तो संख्या में 5 होते हैं, नॉर्मली मैंने बताया था 3 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 3। तो ये दोनों गलत हो गए। आंसर हमारा क्या है? पौधों में संश्लेषित नहीं होते हैं। सॉरी, पौधों में तो ये क्या होता है? संश्लेषित होता है, जंतुओं में संश्लेषित नहीं होते। हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा? जंतुओं में संश्लेषित नहीं होते हैं। पौधों में तो ये क्या होते हैं?
संश्लेषित होते हैं, जंतुओं में नहीं होते हैं। ठीक है, आंसर इज वी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन मैंने समझा दिया क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राकृतिक रेशमी रेशा है, नेचुरल सिल्क फाइबर है। रेशा किससे बनता है? रेशम कीट से। और रेशम कीट के अंदर एक फाइबर प्रोटीन होती है। ठीक है, तो क्या होती है? प्रोटीन। जो रेशम कीट के अंदर जो उपस्थित जो रेशम रेशा होता है वो किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। ध्यान रखना, किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सबसे विविध रसायन कौन सा है? मोस्ट ड्राइव केमिकल कौन सा है? क्या फास्फोलिपिड है, क्या सेलुलोज है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या प्रोटीन है? अब इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो फास्फोलिपिड, लिपिड, वसा। वसा तो दो तीन, जैसे तेलीय है, अपना वनस्पतिक है, और भी घी, तेल, ये सब क्या है? वसा के अंदर। सेलुलोज, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? पौधों के अंदर पाया जाता है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो एक प्रोटीन का निर्माण, ध्यान रखना, एक प्रोटीन का निर्माण लगभग 20 अमीनो अम्ल से होता है। और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और भी मतलब हर जीवाणु, बैक्टीरिया और पेड़ पौधों में, सब में क्या होते हैं? प्रोटीन। तो सबसे विविध अगर मैं बात करूं रसायन कौन सा है? प्रोटीन है। और एक प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से बनता है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डीएनए अणु की मूल इकाई है, कौन सी है? क्या नाइट्रोजनी क्षार है, क्या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड है, क्या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड है, या फिर पेंटोज शर्करा है? तो अब यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अब इतना सा तो हर कोई कॉमन सेंस लगा लेगा। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों में से तो होगा ही होगा। एक तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचा क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका अंतर बता देता हूं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो ध्यान रखना, जहां शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस और क्या चीज होती है? और फास्फेट। अगर ये तीनों चीज किसी चीज में उपस्थित होती है तो ये कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। ये कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। अगर यहां फास्फेट अनुपस्थित होता है, केवल नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा होती है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो साइड और टाइड में ध्यान रखना, जहां फास्फेट जुड़ जाता है वो टाइड, और जहां फास्फेट हट जाता है वो साइड। तो यहां हमारे डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक भी उपस्थित होते हैं, फास्फेट भी उपस्थित होता है, और पेंटोज शर्करा भी उपस्थित होता है। तीनों चीज उपस्थित होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। आंसर हमारा बी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसके कारण होती है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसके कारण? मतलब पहले तो मैंने अभी बताया था आपको, प्रोटीन बनता किससे है? तो प्रोटीन बनता है अमीनो अम्लों से। ठीक है, अब अमीनो अम्लों के मध्य में कौन सा ऐसा बंध है जो अमीनो अम्लों को बंद बनाए रखने का कार्य कर रहा है? मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल बन के क्या निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन का। अब इनके मध्य में जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जो ये बॉन्ड है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मोनोसेक्राइड जब बंध बनाते हैं उनको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, और जब डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो कौन सा बंध बनाते हैं? तो ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये क्वेश्चन अभी आया, ये कौन सा बंध है? पेप्टाइड बंध। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है, और अमीनो अम्ल कौन से बंध से बने होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। राइट आंसर हमारा वी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। शहद में 3 शर्करा होती है, और वे कौन सी है? अब शहद कभी आपने चखा हो तो कैसे होता है? बहुत ही ज्यादा मीठा, शक्कर से भी ज्यादा मीठा। अब शक्कर में क्या होती है? फ्रक्टोज और सुक्रोज, इसी को ही हम शक्कर बोलते हैं। अब सुक्रोज का निर्माण किससे हुआ? ग्लैक्टोज
अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हुआ है, तो फ्रक्टोज तो होगा ही होगा, ठीक है। फ्रक्टोज कहाँ नजर आ रहा है, यहां सर, और कहीं नजर आ रहा है। सुक्रोज के अंदर भी तो क्या होती है, फ्रक्टोज होती है, और क्या है सर, ग्लैक्टोज तो दूध में होती है, तो इसको तो आप हटा ही दो। और डेक्सट्रोज, लैक्टोज और राइबोज, तो लैक्टोज भी कहाँ, दूध के अंदर होती है, तो इसको भी हटा दो। बचे क्या हमारे, दो। अब दो में भी देखो लैक्टोज यहां भी दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेक्सट्रोज, लेवुलोज और सुक्रोज। कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सिर्फ ऑप्शन को ही हटा के आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे आएंगे जो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या है, पादप जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब मैं पादप जगत की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता हो, तो पादप हो, चाहे ओवरऑल में बात करूं, मानव, पादप, ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन है, तो वो होता है रुबिस्को प्रोटीन। कौन सा है, रुबिस्को प्रोटीन, रुबिस्को प्रोटीन, ये ब्रह्मांड में पादपों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये क्या है, एक एंजाइम भी है, ये क्या है, एक एंजाइम भी है। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। ये लाइन ध्यान रखना, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो रुबिस्को प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है पादपों में। क्या ऑप्शन में नजर आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, विषाणु, जड़ों, सब ऑप्शन में नजर तो आ नहीं रहा। दूसरा चलो ऑप्शन काटते हैं, विषाणुओं में नहीं। एक चीज मैं बता दूं, पादप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है वो कहां से करता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, हरित लवक से, और हरित लवक में सबसे ज्यादा रुबिस्को पाया जाता है। ध्यान रखना, कहां, हरित लवक, हरित लवक को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान रखना, जो चीज एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं उनका या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में हम लगभग 2-3 क्वेश्चन लेके चलते हैं, जब तो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर होता हुआ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एटीपी में शर्करा होती है। अब एटीपी क्या होती है, सबसे पहले तो इसका ही बता देता हूं, एटीपी क्या होती है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी क्या इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, जब क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती रहती है। एक तरीके से मैं बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिका का पावर हाउस। जैसे हमारे ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है, पावर हाउस ही करता है ना। हमारे लाइट कहां से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है। ऐसे ही अगर हमारे शरीर में एनर्जी की बात करूं मैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। और वो कौन सी शर्करा होती है, वो होती है राइबोज शर्करा। किससे होती है, वो होती है राइबोज शुगर से, ठीक है। ध्यान रखना, राइबोज से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है और ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करती है। अगर मैं बात करूं एनर्जी यूनिट, तो कौन है, एटीपी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके, एनर्जी यूनिट क्या होती है, एटीपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, लाल पेशियों में ऑक्सीजन को संचित करने वाला प्रोटीन है। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम में भी पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा हो तो। यहां मैं एक बार और बता देता हूं, जो हीमोग्लोबिन होता है ये तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का कार्य करता है। हीम इसके अंदर बलनक पाया जाता है, क्लोरोफोर, मतलब एक तरीके से लाल रक्त का कारण ये कौन है, हीमोग्लोबिन। अगर मैं फिर बात करूं मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन क्या करता है, हमारी पेशियों के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने और लाने का कार्य करता है। और यही हमारा आंसर है, लाल पेशियों में ऑक्सीजन को संचित करने वाला कौन है, मायोग्लोबिन, ठीक है। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इनवर्ट शर्करा मिश्रण है।
इन्वर्ट शर्करा को मैं एक और नाम ले देता हूं, इसे हम प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, कभी कभी आ जाता है प्रतीप शर्करा, इसको हिंदी में बोलते हैं इन्वर्ट शर्करा को प्रतीप शर्करा। और ये सुक्रोज से ही मिलकर बनता है, सुक्रोज का ही क्या है, सुक्रोज का ही ये क्या है, एक रूप है, सुक्रोज का ही क्या है, ये रूप है। सुक्रोज को प्रतीप शर्करा भी बोलते हैं, इन्वर्टेड शुगर भी बोलते हैं। अब अभी मैंने पहले बताया था सुक्रोज किससे मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। कहां है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से किसका निर्माण होता है, सुक्रोज का। सुक्रोज किसका रूप है, इन्वर्टेड या फिर प्रतीप शर्करा। आप ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चयापचय प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा देता है, मतलब मेटाबॉलिज्म क्रिया सबसे ज्यादा कौन करता है, तो कौन करता है। कभी आपने एक एड टीवी में देखा होगा, बेजान में भी जान दे दे, कौन, ग्लूकोन डी। कौन देता है, अगर आपने एड देखा हो तो बेजान में भी जान दे दे, ग्लूकोन डी जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या होती है ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी किससे बनती है, सबसे पहले तो ग्लूकोन डी किससे बनती है, ग्लूकोज से। किससे बनती है, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज क्या होती है, एक कार्बोहाइड्रेट होती है। ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है, मतलब तुरंत जैसे ही हमने ग्लूकोन डी दी तुरंत एनर्जी हमारे शरीर में आ जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में या फिर फुटबॉल मैच में, कोई और मैच, वो जब कौन सा ड्रिंक ट्रॉली होती है ना, उसके साथ में अलग अलग कलर की वो ले जाते हैं वो ड्रिंक, तो उनमें क्या होता है, ग्लूकोन डी होता है। वो लेते ही उनको क्या हो जाती है, एनर्जी आ जाती है। इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, मेटाबॉलिज्म क्रिया तुरंत कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। हालांकि यहां मैं एक चीज बता देता हूं, ये करता है 4 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। सबसे ज्यादा करता है वसा, 9 कैलोरी पर ग्राम। पर ये जब तक एनर्जी देगा जब तक तो आदमी निपट लेगा। कभी कभी डॉक्टर हालत हमारी सीरियस कंडीशन होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देता है, ड्रिप चढ़ाओ, फटाफट इसके ड्रिप चढ़ाओ। वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट देता है, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी तो आ जाए। अगर हम ऐसे देखा है कभी आपने ड्रिप चढ़ाने में घी चढ़ा दिए हो, तेल चढ़ा दिए हो, नहीं चढ़ाते, क्यों, हालांकि इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है पर इनको देते नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जब तक एनर्जी उत्पन्न करेगी जब तक तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ध्यान रखना, कौन ने सबसे ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट एनर्जी। सबसे ज्यादा वसा में, प्रोटीन में भी कितना होता है, 4 कैलोरी पर ग्राम। ये भी यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। आंसर हमारा फिर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मधुमक्खियों के मोम में मुख्य रूप से होता है, मधुमक्खियों के जो मोम होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है। अब मोम क्या होता है, मोम जो होता है वो वसा होती है एक तरीके से, क्या होती है, फैट होती है एक तरीके से, ठीक है। मोम जो होती है उसमें फैट होती है। अब हनी भी मधुमक्खी के उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मधुमक्खी के उसको कहते हैं हम हनी वी के, हम एक तरीके से मधुमक्खी के मोम को मधुमक्खी बी वैक्स है ना, मधुमक्खी मोम बी वैक्स। और क्या होता है, वैक्स बी। ये किससे होता है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। जो टीबी उत्पन्न करता है वह बैक्टीरिया क्या करता है, ये एक वैक्स उत्पन्न करता है, उसका नाम है वैक्स बी। एक मोम का निर्माण करता है, कौन सा है, वैक्स बी। इसका भी आप ध्यान रखना। और कौन कौन से मोम है, एक हो लिनोलिक। ये किससे होता है, ये होता है पादपों से, संश्लेषित से, जंतुओं में फरों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, जंतुओं के फरों में, ठीक है। और क्या है, और भी मैं बता दूं, एक है हमारे जो कान के अंदर पाया जाता है उसका नाम है सेरुमिन। क्या है, सेरुमिन। कान के अंदर जो पाया जाता है वो है सेरुमिन। ये कहां पाया जाता है, कान के
अंदर। ये मोम के कुछ प्रकार है, ठीक है, मोम के कुछ प्रकार है। अब मधुमक्खी के मोम की पूछी है तो आपको टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। बीच बीच में जैसे आप मिठाई मीठा खा रहे हो, मिठाई मीठा खा रहे हो तो थोड़ा सा तीखा भी चख लिया करो, नमकीन भी चख लिया करो। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे तो थोड़ा टफ भी चेक कर लो एक बार। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरिसिल पामीटेट। क्या हो जाएगा, मेरिसिल पामीटेट किसमें पाया जाता है, ये मधुमक्खी के मोम में मुख्य रूप से पाया जाता है। और मोम्स के बारे में मैंने बात कर ली। कान के अंदर सेरुमिन, ध्यान रखना हमारे कान के अंदर हल्की सी चिकनाहट होती है, कभी कभी किसी किसी के तो कान बहने लग जाता है, तो वहां क्या होता है, सेरुमिन ज्यादा स्राव होने लग जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक एथलीट को तत्काल ऊर्जा के रूप में क्या दिया जाना चाहिए, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन, क्या वसा, क्या विटामिन। अभी मैंने बताया था बेजान में भी जान डाल दे, ग्लूकोन डी। और ग्लूकोन डी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो आंसर आपको तुरंत आ जाना चाहिए ये वाला। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है सर। कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, संयोजी ऊतक का मुख्य प्रमुख रेशेदार प्रोटीन है, क्या है संयोजी ऊतक का, जो हमारे कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्या मायोसिन पाया जाता है, क्या मायोग्लोबिन पाया जाता है, क्या कोलेजन पाया जाता है, क्या क्रिएटिन पाया जाता है। अगर मैं क्रिएटिन की बात करूं तो हमारे जो नाखून है, वाल है, भैंसों में सींग वगैरह, गाय भैंसों में सींग है, वो क्रिएटिन से बने होते हैं। फिर मैं अगर मायोग्लोबिन की बात करूं तो मायोग्लोबिन जो हमारी लाल पेशियां उनमें ऑक्सीजन को ले जाने लाने का काम करती है। मायोसिन भी पेशियों में ही पाया जाता है। ये दोनों क्या है, पेशियों से संबंधित है, पेशी से संबंधित है। क्रिएटिन कहाँ पाए जाते हैं, नाखूनों में, फरों में और भैंसों के सींग में, बालों, जैसे बाल तोड़ते हैं उसके नीचे जो पाया जाता है वो क्रिएटिन है। कोलेजन फाइबर ये क्या होता है, संयोजी ऊतक का प्रमुख रेशेदार प्रोटीन होता है, क्या, कोलेजन फाइबर। ध्यान रखना आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोलेजन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किसके निर्माण में कुछ देर खुले में रखे हुए दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है, मिल्क टेस्टिस और व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके निर्माण से होता है। अब हमको पता है, जैसे हम दूध लेते हैं, दूध या से दूध ले लिया या भैंस के वहां से जाके दूध लेके आ गए, आगे गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद शाम तक गर्म नहीं किया, सुबह तक गर्म नहीं किया। अब तो ठंड है तो ठंडों में तो क्या होती है, 2 दिन तक गर्म नहीं, गर्म तो करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होने लग जाता है, वो गर्म करने से क्या होते हैं, मर जाते हैं, इसलिए गर्म तो आपको करना पड़ेगा। मान लो आपने दूध ले लिया सुबह, शाम तक गर्म नहीं किया, कल तक भी गर्म नहीं किया, तो क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे और बैक्टीरिया उस दूध को गाढ़ा करने लग जाएंगे। एक तरीके से बैक्टीरिया उनमें किण्वन होने लग जाता है, फर्मेंटेशन क्रिया होने लग जाती है। और कौन करता है दूध को दही में बदलने के लिए, कौन करता है, वो करता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। कौन करता है, मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए कौन सा, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये किण्वन, फर्मेंटेशन की क्रिया करता है, ये किण्वन होने लग जाता है और उसके अंदर एक अम्ल का निर्माण होता है। उस अम्ल को हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्या होता है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। रक्त प्लाज्मा के इम्यूनोग्लोबिन्स है, जो एंटीजेंस होते हैं, वो किसके निर्माण से होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से या फिर लिपोप्रोटीन से या फिर फ्लेवोप्रोटीन से, या जो एंटीबॉडी होती है वो किसके से बनी होती है। अब एंटीबॉडी का काम क्या होता है, तो भाई कोई भी बाहरी एंटीजन, बाहरी रोग जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आता है तुरंत एंटीबॉडी चालू हो जाती है और उसको मारना शुरू कर देती है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारी एंटीबॉडी ऐसे तो नॉर्मली टाइम में तो बाहर के रोग को ही मारती है, कभी कभी क्या अपने अंदर की एंटीबॉडी को भी लपेट देती है, तो उसे हम स्वयं प्रतिरक्षी रोग भी कहते हैं।
ठीक है, कल हमने पढ़ाया था डिजीज में भी। तो एंटीबॉडीज जो बनी होती है वो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। ध्यान रखना, किसकी बनी होती है एंटीबॉडी? ग्लाइकोप्रोटीन की। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल है सरल लिपिड, फास्फोलिपिड, व्युत्पन्न लिपिड या फिर ग्लाइकोलिपिड? जो कोलेस्ट्रॉल होती है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में तो क्या हो जाती है? हार्ट अटैक की आने की समस्या हो जाती है। हमारी आर्टरी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है तो ब्लड वेसल की संकुचित होने लग जाता है, ठीक है, तो ब्लड का प्रवाह धीमे होने लग जाता है। तो वह किससे? तो वो बनी होती है डराइव्ड लिपिड से। किससे बनी होती है? डराइव्ड लिपिड से। व्युत्पन्न लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? व्युत्पन्न लिपिड होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आवश्यक बसीय अम्ल की बड़ी मात्रा किसमें मौजूद होती है? अभी मैंने बताया था दो प्रकार के बसीय अम्ल होते हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होती है, आवश्यक होती है, उनको हमको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। अनावश्यक हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती है। आवश्यक को ही हम बाहर से लेते हैं। तो कहाँ होती है? मक्खन, तो बटर तो हम कहां से ग्रहण करते हैं? दूध दही से। और दूध दही कहां से आता है? मवेशियों से। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। हमने आवश्यक पढ़ा है, कहां से होता है आवश्यक बसीय अम्ल? पौधों से संश्लेषित करने से होता है। अब पौधों से जैसे हाइड्रोजनीकृत वसा, अब ये कब बनती है? हाइड्रोजनेट फैट कब बनती है? जब हम वनस्पतीय तेल होते हैं उसका फर्मेंटेशन, हाइड्रोजनीकरण करते रहते हैं, उसका निर्माण धीमे कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम डालडा घी भी कह देते हैं। तो उससे ये चीज तो क्या है? ये भी क्या होती है? पौधों से तो प्राप्त होती है, पर इसका हाइड्रोजनीकरण कर लेते हैं, इसलिए इसमें जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। जबकि सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वनस्पति तेल के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना, वनस्पति तेल वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? बसीय अम्ल की मात्रा। देसी घी भी हम कहां से प्राप्त करते हैं? मवेशियों से ही करते हैं देसी घी। तो ध्यान रखना, हमारा आंसर वनस्पति ऑयल। एक संचित प्रोटीन है, स्टेरोज प्रोटीन क्या है? क्या केराटिन है? तो केराटिन के बारे में तो मैंने अभी बताया था, कहां पाए जाते हैं? नाखूनों में। कोलेजन है? क्या हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन तो क्या होता है? ऑक्सीजन को लाने का ले जाने का काम करता है। तो ग्लूटीन है। अब मैं कुछ आपको ऐसे संचित प्रोटीन के नाम बता देता हूं, 4-5। एक है एल्बुमिन। क्या है? एक एल्बुमिन, ये आप लिखते भी चलना। एक तो होता है एल्बुमिन, एक होता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन एक होता है ग्लूटेलिन, ठीक है। ये क्या है? स्टोरेज प्रोटीन होते हैं। तो हमारा आंसर तो हमको पता चल गया क्या है? ग्लूटेलिन। यहां आप इन दो चीज को और याद रखना है, एक और होती है उसका नाम है प्रतिमिन्स, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। ये क्या है? स्टोरेज प्रोटीन है। बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में भी हमारा दूसरा पार्ट होगा आहार एवं पोषण का, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ के जरूर आना। थैंक यू दोस्तों।